हमारा लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, ट्रांसफॉर्मर। देखते हैं आप, हमारा टॉपिक है ट्रांसफॉर्मर। क्या होता है ट्रांसफॉर्मर, बताइए। बहुत अच्छे से जानते होंगे, आपने बहुत बार देखते होंगे, हो सकता है आए दिन देखते हो, रोजाना बाहर को जाते हो तो उसी ट्रांसफॉर्मर की बात कर रहे हैं हम। आप कहते होंगे हमारे घरों में जो लाइट आ रही है ना सर, उस ट्रांसफार्मर से आ रही है, वो जो वहाँ रखा है या उस नुक्कड़ पे रखा है, इस चौराहे पर रखा है, आ रही बात, उसी ट्रांसफार्मर की बात कर रहे हैं। बात समझ में आ गई अब? तो क्या करता है ट्रांसफार्मर, पहले मैं लिख देता हूँ, समझाऊंगा अभी फिर, है ना। ट्रांसफॉर्मर वह युक्ति है जो प्रत्यावर्ती धारा के विभव को परिवर्तित कर देती है। ये काम करता है ट्रांसफार्मर। समझ में आ गया क्या काम करता है? जो पहले ये भी सुन लो भाई, ट्रांसफार्मर का ओनली इस्तेमाल होता है प्रत्यावर्ती धारा के लिए, मतलब अल्टरनेटिंग करंट के लिए, जो हमारे घरों में आ रही है खंबे के द्वारा। डीसी करंट के लिए ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल नहीं होता है। क्लियर हो गई बात? अब इसका काम क्या है? ये वोल्टेज को परिवर्तित कर देता है, कम या ज्यादा कर देता है, कम या ज्यादा कर देता है। बात समझ में आ रही है? ट्रांसफार्मर, अब तुम कहोगे क्या मतलब हुआ इसका, तो मैं पहले, वैसे तो मैं आगे समझाऊंगा कि ट्रांसफार्मर दो टाइप के होते हैं, लेकिन मैं पहले यहां भी समझा दूं तभी और अच्छा लगेगा। ट्रांसफार्मर दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं अपचाई ट्रांसफार्मर, एक होता है उच्चाई ट्रांसफार्मर। अपचाई ट्रांसफार्मर और उच्चाई ट्रांसफार्मर, इसका मतलब क्या है? अपचाई ट्रांसफार्मर का मतलब है वोल्टेज को कम करना। वैसा भी आगे भी समझाऊंगा मैं ये, लेकिन तभी मजा आएगा। वोल्टेज को कम करना मतलब, तुमने ये देखा होगा जैसे हमारे खेतों पे से, जंगलों में से बहुत मोटे मोटे तार जा रहे होते हैं, तो हम कहते हैं बहुत खतरनाक लाइट है ये, 11,000 वोल्टेज की है। सुना है ऐसा कहता हुआ? वेरी गुड, ठीक है। तो अब हम उससे डायरेक्ट घर पे तार ले सकते हैं, उससे हम अपना पंखा बल्ब जला सकते हैं? जलेगा ना, मतलब जलेगा क्या, फ्यूज हो जाएगा एकदम से। 11,000 वोल्टेज, हमारे घरों में जो लाइट आती है वो होती है 220 वोल्टेज। तो अब तुमने कभी सोचा है कि 220 वोल्टेज कैसे मिले? तो पता क्या करते हैं, वो उसी तारों में, उन्हीं तारों में क्या लगा देते हैं, एक ट्रांसफार्मर लगा देते हैं। तो 11,000 वोल्टेज को किस में बदल देता है? 220 वोल्टेज। लो भाई, चल गया पंखा, चल गया बल्ब, जल गया। आ रही बात समझ में? काम हो गया हमारा। क्लियर हो गई बात? तो इसका मतलब उसने क्या करा, ऊंचे वोल्टेज को नीचे वोल्टेज में बदल दिया। जो तुम घर में नुक्कड़ों पे, चौराहों पे ट्रांसफार्मर लगे हुए देखते होंगे अपने गलियों में, ठीक है, जिससे तुम्हारे घरों में लाइट आ रही है, तो वो क्या करते हैं, उच्च वोल्टेज को कम वोल्टेज में बदल देते हैं। उन्हें बोलते हैं अपचाई ट्रांसफार्मर। अपचाई, स्टेप डाउन, इंग्लिश में कहते हैं इसे स्टेप डाउन। देखो खुद ही सोचो, डाउन डाउन कर दिया उसने वोल्टेज। क्लियर हो गई बात? अब एक होते हैं उच्चाई ट्रांसफार्मर, वो क्या करते हैं, वोल्टेज को बढ़ा देते हैं। अब तुम कहोगे वो कहाँ होंगे फिर, क्योंकि जितने भी तुमने आज तक देखा होंगे नॉर्मली, वो सब क्या होते हैं, अपचाई होते हैं। चाहे चाहे तुम्हारे मोबाइल के चार्जर में क्यों ना हो, उसमें भी स्टेबलाइज वही होता है ट्रांसफार्मर, वो भी वोल्टेज को कम करता है, वो भी अपचाई हो गया। क्यों? हमारे घरों में आ रही 220 वोल्टेज, हमने मोबाइल का चार्ज कर रहे हैं, और मोबाइल के चार्जर पे लिखा हुआ भी होता है 3 वोल्ट, 12 वोल्ट, ऐसे करके 12 वोल्ट का। तो अब खुद सोचा कभी तुमने कि यार 220 आ रही है, चार्जर से हम मोबाइल चार्ज कर रहे हैं, तो वो तो चार्ज हो रही है आराम से, तो उसमें मोबाइल के चार्जर पे देखना तुम 12 वोल्ट, 7 वोल्ट ऐसे करके लिखा हुआ होता है। समझ रहे हो मेरी बात? तो इसका मतलब क्या हुआ, उस ट्रांसफार्मर है उसके अंदर, उसने 220 को क्या कर दिया, फिर और कम कर दिया, 12 वोल्ट 15 वोल्ट पे ला दिया है, जिसकी वजह से तुम्हारा मोबाइल चार्ज हो रहे हैं। नहीं तो कभी सोचा है तुमने कि वो जो चार्जर है, उसका चार्जर का एडोप्टर जो होता है वो काट दो, ठीक है, और उसे पिन को उसमें लगाओ मोबाइल में, और जो काटा था तुमने वो जो 2 तार है उसे प्लग में लगा दो, स्विच में लगा दो, तो चार्ज हो जाएगा मोबाइल, ब्लास्ट हो जाएगा, हो सके मोबाइल फट जा। समझ रहे हो मेरी बात? और मोबाइल भी खत्म हो सकता है, खराब हो सकता है। बात समझ में आ गई? तो इसका मतलब उसने स्टेबलाइजर, वो जो ट्रांसफार्मर लगा हुआ है मोबाइल के चार्जर में, उसने क्या करा है,
वोल्टेज को कम कर दिया है। तो अब तुम कहोगे सर ये तो सभी अपचाई ट्रांसफार्मर हो गए, सभी क्या कर रहे हैं, लगातार वोल्टेज को कम कर रहे हैं। तो अब मैं तुमसे कहूंगा जहां पे लाइट बनाई जाती है, जैसे नरोरा है हमारे यहाँ पर पास में, अलीगढ़ के पास, वहां पे बिजली बनाई जा रही है, तो पता है वहां पे जब बिजली बन जाती है तो उसे जब दूर दूर भेजना होता है, कहीं कहीं 100 किलोमीटर दूर भेजना होता है, तो वो कम वोल्टेज पे नहीं जा पाती, उसमें ऊर्जा का भी लॉस होता है। तो उसके लिए एक वहां पे ट्रांसफार्मर रखे हुए होते हैं, उसे कहते हैं ऊंचाई ट्रांसफार्मर। बात समझ में आ गई? अब वो उसके वोल्टेज को बढ़ा देते हैं, उस वोल्टेज को बढ़ा के 11,000, ठीक है, 440 वोल्ट ऐसा करके वहां पे उसे भेजते हैं। जब वो उन्हें भेजा जाता है तो वोल्टेज जब ज्यादा होते हैं तो शक्ति का भी कम लॉस होता है, ठीक है। तो इस वजह से तो ऊंचाई ट्रांसफार्मर कहाँ देखने को मिलेंगे आपको, जहां पे बिजली बनाई जाती है। बात समझ में आ गई? ये बातें जब मैं यहाँ पे भी समझाऊंगा तो और क्लियर हो जाएगी। क्लियर है? शुरू करें हम। तो सबसे पहले क्या बात आ गई, ट्रांसफार्मर क्या काम कर रहा है, इसका मतलब समझ में आ गया। ट्रांसफार्मर वही होती है जो प्रतिवर्ती धारा के विभव को परिवर्तित कर देती है। उसके बाद आता है सिद्धांत, और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये कहना बुरा नहीं होगा, क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है, आगे पेपर में आ सकता है, और उसका कुछ ना कुछ आ ही जाता है, न्यूमेरिकल पूछ लेते हैं, यही पूछ लेते हैं अपचाई ट्रांसफार्मर किसे कहते हैं, यह पूरा आ जाए 5 नंबर में कम से कम। तो इंपॉर्टेंट कह रहा हूं मैं इसीलिए। सिद्धांत क्या है इसका, सिद्धांत अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है। याद होगा जब मैं आपको पिछले चैप्टर में विद्युत चुंबकीय प्रेरण का जो चैप्टर था उसमें पढ़ा रहा था अन्योन्य प्रेरण, तो हमने उसका उदाहरण लिखवाया था ट्रांसफार्मर। याद आ गई बात? हमने कहा था अन्योन्य प्रेरण का अगर पेपर में आ जाए, अन्योन्य प्रेरण का कोई उदाहरण दीजिए, तो क्या लिखोगे, ट्रांसफार्मर। और अगर ट्रांसफार्मर में पूछ ले पेपर में ऐसा आ जा, ट्रांसफार्मर किसके सिद्धांत पे कार्य करता है, तो किसके सिद्धांत पे काम करता है, अन्योन्य प्रेरण के। क्लियर हो गई बात? अब आप कहोगे अन्योन्य प्रेरण का सिद्धांत तो वैसे तो मैंने पढ़ा चुका पिछले चैप्टर में, विद्युत चुंबकीय प्रेरण का चैप्टर जो था उसमें पढ़ा चुका है। अन्योन्य प्रेरण में क्या होता है, 2 कुंडलियां होती हैं, जिसमें हम एक कुंडली में क्या करते हैं, धारा के मान में परिवर्तन कर देते हैं बैटरी के द्वारा, और दूसरी कुंडली में क्या होता है, इसमें कोई बैटरी नहीं होती, सिर्फ धारा मापी होती है। जब हम इसमें परिवर्तन करते हैं तो दूसरी जो पास में कुंडली रखी हुई थी उसमें चुंबकीय फ्लक्स के द्वारा प्रेरित विद्युत वाहक बल अथवा प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। याद है ये वाली बात? वही बात मैं यहां पे लिखने जा रहा हूं, देखो समझ में आ जाएगा। इस सिद्धांत के अनुसार 2 पास पास रखी कुंडलियों में से किसी एक में धारा परिवर्तन करने पर दूसरी कुंडली में प्रेरित धारा अथवा प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। लो भैया इसका सिद्धांत है। ये बताओ क्या भारी लगा? अन्योन्य प्रेरण आपने याद करा ही था। अन्योन्य प्रेरण क्या था, किन्हीं 2 पास पास रखी 2 कुंडलियों में से किसी एक में धारा के मान में परिवर्तन करते हैं तो दूसरी कुंडली में, पास में रखी कुंडली में क्या होता है, प्रेरित धारा या अथवा प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। तो ये जो ट्रांसफार्मर है इसमें भी 2 कुंडलियां होती है भाई, यूं है इसका मतलब, इसका इसमें 2 कुंडलियां होंगी। अभी मैं बनाने जा रहा हूं, अगला टॉपिक क्या है हमारा, संरचना, तो उसमें आप क्लियर हो जाएगा। तो आप इसे नोट कर लीजिए, पहले मैं चाहता हूं करिए नोट। कर लिया? वेरी गुड। तो अब हमारा टॉपिक क्या होगा, हेडिंग क्या होगा इसका, संरचना। क्या हेडिंग डालना है हम, सन, ये हमारा मेन हेडिंग चल ही रहा है, ट्रांसफार्मर, संरचना। तो संरचना का नाम आते ही क्या आता है हमारे माइंड में, चित्र। तो आपको चित्र भी बना के आना बकायदा, बहुत अच्छा करके, जैसे मैं बना रहा हूं देख लेना। बस आप स्केल का सहारा ले सकते हो, और लाइन अगर सीधी ना खींच पाओ तो कैसे, देखो सुनो।
इसके लिए हम ऐसे इस टाइप से नर्म लोहे की किरोड ले लेते हैं। ये नर्म लोहे का टुकड़ा ले लिया हमने, ले लिया चौखूटा आयताकार, जरूर ना है आयताकार हो, गोलाकार आयताकार कैसे भी ले सकते हो। ट्रांसफार्मर अलग अलग टाइप के होते हैं भाई, जैसा अभी तुम चार्जर खोल के देखोगे तो वहां पे हो सके गोल गोल रखा हुआ हो, गोल छोटी छोटी प्लेटें गोल गोल, ठीक है, इस टाइप से समझना भी मैं पूरा बताऊंगा। इसके ऊपर दूसरी प्लेट, एक के ऊपर एक प्लेट रख के बनाया जाता है। हम कैसा बना रहे हैं इस टाइम, आयताकार बना रहे हैं। बताओ ले लिया। अब आप कहोगे क्या बनाई आपने, तो मैं कहूंगा प्लेटें हैं। कैसी प्लेटें हैं, नर्म लोहे की प्लेटें हैं। क्या की प्लेटें हैं, नर्म लोहे की। अब आप कहोगे नर्म लोहे क्यों ले रहे हैं हम, तो मैं आपसे कहूंगा नर्म लोहा हम यूं लेते हैं जिसमें कि भंवर धाराएं कम से कम उत्पन्न हो। आप कहोगे भंवर धाराएं क्या होती हैं, तो मैं कहूंगा पिछले चैप्टर में, पिछला जो चैप्टर था विद्युत चुंबकीय प्रेरण, उसमें एक पूरा टॉपिक था भंवर धाराओं का। सबसे लास्ट टॉपिक हमारा यही था, लास्ट पार्ट उसका, ठीक है, तो उसे जरूर देख लो आप जाके। भंवर धाराएं क्या होती हैं, क्या नुकसान है और उनके फायदे भी क्या क्या हैं, ठीक है, तो हमने सब कुछ समझाया है। तो मैं आप उस पर जाके देख लेना उस चैप्टर को, ठीक है। अभी ये समझ लो क्या करते हैं, अभी और बता दूंगा मैं। वैसे हमने बहुत सारी प्लेटें ली, एक के ऊपर एक करके रख लेते हैं। आपने देखा भी होगा ट्रांसफार्मर जो मैंने बताया था आपको, चौराहों पे गलियों में देखा होगा, तो ऐसा करके प्लेटें कटी कटी भी सी होती है। एक चौखूटा से डिब्बा क्यों नहीं होता, तो उसका रीजन यही होता है। अगर कोई पूछे चौखूटा क्यों नहीं होता, ऐसे प्लेटों में क्यों ले जाता है, तो वो भी नर्म लोहे की ली जाती है। तो उसका रीजन यही होता है कि भंवर धाराएं कम से कम उत्पन्न हो। भंवर धाराएं जो होती हैं ये बहुत तप्त कर देती हैं, लाल कर देती हैं लोहे को, और जिसकी वजह से लोहा चटक जाता है। तो अगर ये नर्म लोहा ना होगा तो चटक जाएगा, नंबर एक, इसलिए नर्म लोहा दिया जाता है। दूसरी बात ये होती है, भंवर धाराएं जो होंगी जब छोटे छोटे टुकड़ा होंगे तो उनकी मतलब कैपेसिटी, उनकी स्ट्रेंथ पावर क्या होती है, कम हो जाएगी। उनकी शक्ति क्या होगी, कम होगी। छोटे छोटे टुकड़ों में होंगी तो खुद सोचो कम कम ना होगी, तो जिसकी वजह से वो ज्यादा असर नहीं डालती है। कभी कभी तुमने फिर भी सुना होगा कि यार हमारे यहाँ के ट्रांसफार्मर में से जो तेल होता है उसका, ट्रांसफार्मर का ऑयल, वो सब निकल गया। क्यों, क्योंकि वो चटक गया। तो किसकी वजह से चटका, भंवर धारा होगी। और इसे ज्यादा जानना है भंवर धाराओं के बारे में तो पिछले चैप्टर के जरूर देखना आप मेरा, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, उसमें हमने समझाया है। क्लियर होगी बात ये भी। अब इसमें हम करते क्या है, जो अभी मैंने क्या कहा था, नोन्य प्रेरण किसके सिद्धांत है, दो कुंडली है। तो इसमें हम दो कुंडलियां ले लेते हैं, इस टाइप की कुंडली, मतलब तांबे के फेरों से बनी हुई, पास पास ऐसे कुंडली फेरे लगा देते हैं तांबे के। कितनी बना लेना है, कोई जरूरी ना है जितनी मैं बनाऊं इतनी तुम बनाओ, ज्यादा भी बना सकते हो और कम भी। क्लियर है, मगर बनाना अच्छा खासी, क्योंकि यहाँ पे जो बनाने जा रहा हूँ यहाँ पे सिर्फ कितनी लूंगा मैं, यहाँ 3 या 4 ले सकते हो, मतलब इससे कम लेना। समझ रहा है मेरी बात, अभी ये भी समझाऊंगा। तो इस वाली कुंडली को हम क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं हम इसे, प्राथमिक कुंडली। क्या है ये, और इसे कह रहे हैं हम द्वितीयक कुंडली, ये जो ले रहे हैं। ये क्या है, द्वितीयक कुंडली, बताओ सही है। और ये जो मैंने बताई हैं प्लेटें हैं, ये एक के ऊपर एक रखी हुई बहुत सारी, हमने 2 बना दी, फिर भी ऐसी बनाना आप। ये क्या है, नर्म लोहे की पाटलित किरोड, पाटलित किरोड बोलते हैं ना, किरोड, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक। अब आप ये कहोगे सर ये जो प्राथमिक कुंडली है इसमें बहुत सारे फेरे लिए हैं, द्वितीय कुंडली में कम लिए हैं, तो क्या हम द्वितीय कुंडली में ज्यादा ना ले सकते हैं, प्राथमिक कुंडली में कम नहीं ले सकते हैं? मैं कहूंगा बिल्कुल ले सकते हो, बिल्कुल ले सकते हो, लेकिन ट्रांसफार्मर का रूप बदल जाएगा। ये जो मैंने बनाया है पता है कौन सा ट्रांसफार्मर है, अपचाई ट्रांसफार्मर है। अपचाई ट्रांसफार्मर। तो जैसे ही आप ये कहोगे कि सर हम इसमें 4 फेरे कर दें या 3, और ये वाले फेरे यहाँ पे लगाए हम बहुत सारे करके, ठीक है, तब ना ले सकते, मैं कहूंगा ले सकते हो भाई, लेकिन वो क्या हो जाएगा, ऊंचाई, नंबर 1। दूसरी बात याद रखना, प्राथमिक कुंडली में याद रखना, प्राथमिक जो भी कुंडली लोगे उसमें हम फेरों की संख्या ज्यादा रखते हैं। अगर तुम ये वाली फेरों की संख्या ज्यादा यहां रख दोगे तो मैं इसे द्वितीयक नहीं कहूंगा, इसे क्या कहूंगा, क्या कहूंगा, इसे प्राथमिक कहूंगा। समझ में आई बात, क्योंकि हम जो वोल्टेज भेजते हैं वो यहाँ पे भेजते हैं प्राथमिक में हमेशा,
प्राथमिक कुंडली में। खुद सोचो यार, 11,000 वोल्टेज की लाइन आ रही तुम्हारे जंगल में से, अब बीच में ट्रांसफार्मर लगा दिया, तो ट्रांसफार्मर में तो कनेक्ट करोगे, तो इसका मतलब तुम उसे जो दे रहे हो वो कौन सी है, 11,000 वोल्टेज, और ट्रांसफार्मर हमें क्या लौटा के दे रहा है, कितना दे रहा है, 220 वोल्टेज या 250 वोल्टेज। बताओ बात समझ में आई या ना आई? ठीक है, तो ये मैंने क्या बनाया, अभी मैं यहाँ नहीं लिख रहा अपचाई ट्रांसफार्मर, क्योंकि मैं अलग से भी बनाऊंगा, अलग से भी 2 चित्र बनाऊंगा अपचाई ऊंचाई है। तो ये बताओ, ये जो हम वोल्टेज दे रहा है प्राथमिक कुंडली में, इसी का बोलोगे हम, जो हम देते हैं उसे बोलते हैं हम आउट इनपुट, और जो मिला हमें उसे बोलते हैं आउटपुट। इनपुट को हिंदी में कहते हैं निवेशी। क्या दे रहे हैं हम, निवेशी वोल्टेज। ये बिल्कुल ऐसे समझो, बिल्कुल ध्यान से समझो मेरी बात, क्या कह रहा हूं मैं। 11,000 वोल्टेज की लाइन आ रही थी, 11,000 वोल्टेज, तो वो समझ लो हमने यहां पे लगा दिया, और इसीलिए कुंडली ज्यादा होनी चाहिए, यहां पे दे दी, वो लगा दिया तार, तो क्लियर है। अब हमें हमारे घरों में जो भेजनी है हमें 220, तो वहां पे कुंडली हम इसीलिए कम रखते हैं कि कम कर देते हैं वो कुंडली। तो यहाँ पे कितनी मिलती है हमें घरों में, 220 वोल्टेज या 250 वोल्टेज। बात समझ में आ गई? तो ये हमने भेजी है निवेशी, और हमें जो मिला उसे क्या बोलते हैं हिंदी में, निर्गत। ये इंग्लिश में क्या कहते हैं इसे, आउटपुट वोल्टेज। तुमने स्टेबलाइजर में देखा भी होगा, हम ऐसा करके देखते हैं ना, इनपुट आउटपुट लिखा हुआ, तो इनपुट का मतलब कि जो आ रहा है, कि भाई आ तो यार 150 वोल्टेज रही है, स्टेबलाइजर ये तो करता है, बढ़ा देता है या कम कर देता है, ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर जो आ रहे हैं। तो और लेकिन हम आउटपुट में देखते हैं, उन्होंने कहा यार 250 कर रखे हैं हमारे स्टेबलाइजर ने, बहुत बढ़िया, पंखा बहुत बढ़िया चल रहा है। तो बात समझ में आ रही है? तो निर्गत का मतलब क्या, आउटपुट। निवेशी का मतलब क्या, जो हम देते हैं इनपुट। तो इनपुट हमने ये दिया, आउटपुट हमें ये मिल गया। यहां तक बताओ बात समझ में आ गई? अब मैं पूछूं ये कौन सा ट्रांसफार्मर है, तुम कहोगे अपचाई है सर। मैं बोलूं क्यों? बोला सर देखो आपने यहां से दिया था निवेशी वोल्टेज, तो यहाँ ज्यादा दिया होगा। मैं कहूंगा ज्यादा कैसे पता चला तुम्हें? तुम कहोगे सर करंट यहाँ पे देखो कुंडलियों की फेरों की संख्या क्या है, बहुत ज्यादा है, तो यहाँ पे उन्होंने वोल्टेज ज्यादा दिया होगा, और जो हमें मिला वो क्या है, कम मिला होगा, जिसे हम निर्गत कह रहे हैं। मैं कहूँ कम कैसे मिला होगा, तो तुम कहोगे सर यहाँ पे फेरों की संख्या क्या है, कम है। क्लियर होगी बात? और इसकी थोड़ी सी संरचना, जब नाम आता है, चित्र बना दिया, इसी के ऊपर हम यहाँ पे चित्र थ्योरी लिख देते हैं। क्या करेंगे हम इसमें नर्म लोहे की रॉड पर वार्निश करके उनको अलग अलग रखकर सुखा लिया जाता है, और फिर उनको एक के ऊपर एक रखकर, उनको एक के ऊपर एक रखकर पाटलित किरोड के रूप में बदल दिया जाता है। यह किरोड आयताकार या गोलाकार किसी भी रूप में हो सकती हैं। सही है, जरूर नहीं कि जैसे मैंने बनाया चित्र ऐसे ही दिखे, गोलाकार भी हो सकती है, गोले गोले एक के ऊपर एक प्लेट, लेकिन पेपर में तुम्हें अब यही बना के आना है जो मैंने बनाया है। यहां तक बताओ सही है? नर्म लोहे के कारण भंवर धाराएं कम की जा सकती हैं। ठीक है, नर्म लोहे की क्यों बनाई जाती है, मैंने बता ही चुका था पहले, जिससे कि भंवर धाराएं कम की जा सके, जो कि इसमें भंवर धाराएं कम उत्पन्न हो और उसमें चटखे ना हो। ठीक है, नर्म लोहा होगा तो चटखेगा ना जल्दी से, इस वजह से। तो ये डायग्राम बना लोगे, और अभी फिर ये भी नाम लिख देते हैं इसमें, है ना। इसके दोनों सिरों पर दो कुंडलियां
लगाई जाती हैं जिनको प्राथमिक तथा द्वितीयक कुंडली कहते हैं। प्राथमिक कुंडली व द्वितीयक कुंडली कहते हैं। नोट कीजिए आप इसे, पूरा डायग्राम बनाना है आपको, साइड में बोर्ड के एग्जाम में भी ऐसी बना गाना है, और ये चित्र बनाना है, ठीक है। नोट कीजिए, सही है, वेरी गुड, कर लिया आपने नोट। अब क्या डालेंगे बता दो खुद ही, जाहिर सी बात है संरचना क्या आएगा, वो सॉरी कार्यविधि क्या आएगा, संरचना के बाद कार्यविधि। ये कार्य कैसे करता है, तो इसलिए मैं चित्र साफ नहीं कर रहे हैं क्योंकि इसी से बनाएंगे हम। तो देखो कार्य कैसे करता है, पहले मैं तुम्हें समझा दूं। हमने यहां से जैसी धारा भेजी, वोल्टेज भेजे 11,000 वोल्टेज, तो क्या उत्पन्न हुआ, चुंबकीय फ्लक्स। और हमने क्या पढ़ा था नौवें प्रकरण में कि जब हम एक कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन करते हैं तो दूसरी कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है, प्रेरित विद्युत बल उत्पन्न हो जाता है। ये तो पढ़ा था हमने, वेरी गुड। तो इसका मतलब जैसे हमने यहाँ पे चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन करा तो वो ऐसी तो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र जो उत्पन्न हुआ इसमें ऐसे, और इसका मतलब ये हुआ चुंबकीय फ्लक्स में जो इसमें परिवर्तन होगा वही इस कुंडली में होगा। आप चित्र में मत बनाना, चित्र वही है जो आपने पहला बनाया था, मैं तुम्हें समझाने के लिए बना रहा हूँ। अब समझ रहे हो मेरी बात। मैं कहूँ इसमें चुंबकीय फ्लक्स में इतना परिवर्तन हुआ तो इसमें भी तो इतना ही होगा क्योंकि तो एक साथ लगी हुई है, समझ में आ रही बात। तो इसका मतलब चुंबकीय फ्लक्स दोनों का सेम होगा परिवर्तन, ठीक है। ये कहना चाह रहा है नंबर एक। नंबर दो, जो प्राथमिक कुंडली है, जो प्राथमिक कुंडली है इसमें जो फेरों की संख्या होगी उसे हम एनपी कहेंगे, जो द्वितीय कुंडली है उसमें फेरों की संख्या को एनएस कहेंगे। क्लियर। दूसरी बात, इसमें जो प्रेरित विद्युत वाहक बल होगा उसे ईपी कहेंगे, और इसमें जो होगा उसे ईएस कहेंगे। क्लियर है, क्लियर है। और क्या लगा देंगे फिर हम, फैराडे का नियम लगा देंगे, फैराडे का दूसरा नियम। और इसमें चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन जो होगा डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी होगा, तो वही इसमें होगा, जाहिर सी बात है। जितने समय में इसमें परिवर्तन होगा उतने समय में इसमें, ऐसी तो जा रही है। देखो अगर तुम तीसरी लाइन लोगे तो तीसरी इससे पास हो जाएगी, समझ गया मेरी बात। तो ये दोनों का बराबर होगा। क्लियर है, यही बात अब मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूं। क्या डालना है हमें, कार्य विधि, ठीक है। यदि प्राथमिक कुंडली में धारा परिवर्तन की जाती है तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, जिसके कारण दूसरी कह दो या द्वितीय कह दो, ठीक है, कुंडली में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। पहले तो ये बात बता दो, ये समझ में आ गई यहां तक जो मैंने नोट कराई है, ठीक है। अब क्या कहना जा रहे हैं हम, वही बातें जो मैंने अभी बताई थी। क्या, देखो, यदि प्राथमिक व द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या एनपी व एनएस हो और प्रेरित विद्युत वाहक बल ईपी व ईएस हो, तब और या तथा लिख देना, तथा, ठीक है, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी हो, तब फैराडे के नियम से।
अब हमने डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी दोनों का क्या कह रहे हैं हम, बराबर होगा। जो इसमें फ्लक्स में परिवर्तन होगा जाहिर सी बात है वही इससे निकल जाएगा, तो वही इसमें भी होगा। क्लियर होगी बात? तो मैं चाहता हूं आप ये भी कार्यविधि की थ्योरी नोट कीजिए बहुत आराम से। कर लिया है ना? कैसे करते हो? पॉज करके, है ना? कर लेते हो, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो फैराडे का नियम लगाने जा रहे हैं। क्या है फैराडे का नियम? E इज इक्वल टू माइनस एन डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। याद आ गया? मोस्ट इंपोर्टेंट नियम है भाई, भूलना नहीं है। तो क्या कह रहे हैं हम, लेकिन जब हम प्राथमिक कुंडली की बात करेंगे इसकी, तो यहां लिख देंगे प्राथमिक कुंडली के लिए। तो क्या आएगा? ईपी इज इक्वल टू माइनस एनपी डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। फिर क्या लिखेंगे? द्वितीयक कुंडली के लिए क्या आ जाएगा? ई एस इज इक्वल टू माइनस एन एस डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। बताओ सही है? समीकरण 1 और इसे कह देना 2। अगर हम डिवाइड कर दें 2/1, अगर हमें दूसरे का निकालना हो विद्युत वाहक बल, तो डिवाइड कर दिया हमने 2 को किससे? 1 से। तो एक बात बताओ, देखो ये चीज ऊपर और ये चीज नीचे, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, डेल्टा फाई से डेल्टा फाई, डेल्टा टी से डेल्टा टी, तो क्या आ जाएगा हमारा आंसर? एन एस अपॉन एन पी। यहां तक बताओ क्लियर है? यदि कुंडलियों के सिरों के बीच, यदि कुंडलियों के सिरों के बीच विभवांतर वीपी व वीएस हो तब, तो जाहिर सी बात है यार, विभवांतर हो या विद्युत वाहक बल हो, दोनों का मात्रक वोल्ट होता है। तो जब इसका भी वोल्ट इसका भी, तो इसका मतलब जो ये होगा वीईपीएस, तो वही क्या हो जाएगा? वीएस। ये ईपी तो ये वो क्या हो जाएगा? वीपी। तो हम ऐसे लिख सकते हैं ईएस अपॉन ईपी बराबर वीएस अपॉन वीपी इजिकल टू क्या चल लिया हमारा? एनएस अपॉन एनपी। न्यूमेरिकल आ जाते हैं भाई, इस पर ध्यान से समझना इस बात को। ये आ गया, बताओ ठीक है? समझ में आ गई बात? एनएस अपॉन एनपी। क्लियर हो गई बात? अगर हम आदर्श ट्रांसफार्मर की बात करें, आदर्श ट्रांसफार्मर उसे कहते हैं जिसमें कोई शक्ति का लॉस ना हो, तो क्या होगा? तो पहले ये मैं चाहता हूं आप ये भी नोट कर लीजिए, है ना? प्राथमिक कुंडली के लिए यहां से उसी के नीचे बहुत, अब ये मत सोचना लंबा पॉइंट 5 नंबर में आ जाता है सारी बातें, लेकिन जो वो पूछे तो उसका जवाब देना भाई, ठीक है? तो नोट कीजिए आप इसे। कर लिया? क्या कह रहे हैं हम? देखो सुनो, आदर्श, इसी के नीचे लिखना, तो मैं इसी के नीचे, ठीक है? मैं ऊपर लिख रहा हूं आदर्श ट्रांसफॉर्मर के लिए शक्ति क्षय नहीं होगी। मतलब जो इनपुट देंगे हम वही क्या मिलेगा हमें? आउटपुट। तो P इनपुट इज इक्वल टू P आउटपुट। इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी आ जाते हैं भाई। तो P बराबर क्या होता है? VI। याद है, हम पढ़ा चुके हैं बहुत बार, P बराबर VI। तो V इनपुट मतलब किसे दिया हमने? प्राथमिक कुंडली। तो प्राथमिक कुंडली का तो VP लेंगे, और I मतलब IP लेंगे। आउटपुट किस में देखने को मिला हमें? द्वितीयक में। तो VI होता है, तो V की जगह पे क्या लेंगे? VS, और इसे क्या लेंगे? IS। बताओ यहाँ तक ठीक है? तो अगर हम ये देखें, हमने यहाँ पे क्या देखा? VS अपॉन VP से मैंने साफ नहीं किया था अभी तक, VS अपॉन VP। अगर मैं VS इधर और VP को इधर ले जाऊं तो IS बटे में पहुंच जाएगा। IP अपॉन IS बराबर होगा VS अपॉन VP। यहाँ तक बताओ बात समझ में आ गई? यहाँ तक बताओ बात समझ में आ गई? तो इससे हमें क्या पता चलता है? न्यूमेरिकल जो कह रहे हैं हम, ध्यान से सुनना। यहाँ तक बताओ ठीक है? देखो सुनो, अब नाउ अब ये बताओ क्या था? ES अपॉन EP बराबर था VS अपॉन VP। बताओ, ऐसे तो था, बराबर था NS अपॉन NP, NS अपॉन NP। लेकिन ये बराबर होगा IP अपॉन IS, एक दूसरे का उल्टा हो गया। अब
तो इस बात का ध्यान रखना न्यूमेरिकल करते टाइम। ये सब चीजें देखो, ई एस ऊपर वीपी नीचे, वी एस ऊपर वीपी नीचे, एन एस ऊपर एनपी नीचे, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, आईपी ऊपर हो गया। एक दूसरे के क्या है, व्युत्क्रम है। ठीक है, वी और आई क्या है, एक दूसरे के व्युत्क्रम ही तो होते हैं। तो ये आ गया। तो यहाँ तक आपको याद रखना है। ये फॉर्मूला बन के तैयार हो गया। इन पर न्यूमेरिकल भी बहुत बार पूछे गए हैं, तो मैं चाहता हूं आप इसे नोट कीजिए। अब आदर्श ट्रांसफार्मर के लिए शक्ति क्षय नहीं होगी, अतः P इनपुट बराबर P आउटपुट। तो P बराबर क्या होता है, VI। P बराबर VI। जब हम इनपुट किसे देते हैं, प्राथमिक को, तो इसे लिख दिया VP IP, और इसे क्या लिख दिया, VS IS। तो VS के नीचे हम IP को लेगा, IS को IP के नीचे, फिर हम लोड के उसी फॉर्मूले पर आ गए। और ठीक है, ये हमारा प्रूफ हो गया। नोट कीजिए। कर लिया। अब बात आती है ट्रांसफार्मर के प्रकार। ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के होते हैं, तो मैं अभी बता ही चुका, 2 प्रकार के। जो दिखाई दे रहा है क्या है, अपचाई। ठीक है, और एक होगा उच्चाई। अभी बता रहे हैं, देखो क्या लिख रहे हैं हम, ट्रांसफार्मर के प्रकार। ट्रांसफार्मर 2 प्रकार के होते हैं। कभी कभी डायग्राम को भी आ जाता है, अपचाई व उच्चाई ट्रांसफार्मर के चित्र बनाइए, तो वो हम बनाने जा रहे हैं। पहले ये बताओ, बात समझ में आ गई? ये बताओ, प्राथमिक कुंडली में हमने ज्यादा फेरे लिए थे, है ना, तो मैं ऐसा बना रहा हूं। ये प्लेटें लगा दी जाती हैं। अगर मैं कहूं ये प्राथमिक कुंडली है, क्या है ये, प्राथमिक कुंडली, और ये क्या है, द्वितीयक कुंडली। तो क्या मतलब हुआ इसका, तो आप कहोगे अपचाई ट्रांसफार्मर है। मैंने पहले ही बताया था, प्राथमिक कुंडली हमेशा वो रखी जाती है जिसमें हम इनपुट दें, जिससे हम 11,000 वोल्टेज की लाइन जोड़ रहे हैं, ऐसे समझ लो। तो वो क्या है, प्राथमिक है। पहले उसी तो बोलोगे, तो उसमें हमने ज्यादा फेरे रख रखे हैं, और मिल क्या रहा है, हमें आउटपुट इससे मिलता है, जो हमें मिल लिया है 220 वोल्टेज। तो इसका मतलब किसका ट्रांसफार्मर का सिद्धांत वो हो गया, चित्र अपचाई ट्रांसफार्मर। कई बार पूछा गया है, ठीक है, चित्र को तो ऐसे बना दोगे। अब बात आई ऊंचाई की, क्या करें, तो ऊंचाई में प्राथमिक कुंडली में क्या करो आप, कैसे कम फेरे लगा दो, और द्वितीयक में ज्यादा लगा दो। ये क्या हो गई हमारी, प्राथमिक कुंडली, और ये क्या है, द्वितीयक कुंडली। ये कहां पे होता है ट्रांसफार्मर, इसे क्या बोलेंगे, ऊंचाई। कहां होता है बताओ, कहां पाया जाता है, जहां पे बिजली बनाई जाती है, वहां पे हम वोल्टेज को ज्यादा करने की जरूरत पड़ती है, कि बहुत बहुत दूर भेजना होता है, कहीं कहीं किलोमीटर, कहीं कहीं 100 किलोमीटर। ठीक है, तो उसे वोल्टेज को क्या करते हैं, बढ़ा दिया जाता है, कि बहुत आसानी से चले जा, शक्ति की ज्यादा लॉस ना हो, तो उसमें जरूरत पड़ती है ऊंचाई ट्रांसफार्मर। देखो यहाँ लाइट कम दे रहे हैं हम वोल्टेज, इसका मतलब कम है, देखो वोल्टेज 200, 250, 300, 400, 500, लेकिन इसने क्या कर दिया, यहाँ पे देख रहा होगा, ज्यादा कर दिया, ऊंचाई। ठीक है, इसी की परिभाषा हम यहाँ पे लिखवाएंगे एक एक करके। तो पहले तो हमने लिख दिया ट्रांसफार्मर 2 प्रकार के होते हैं, एक ये अपचाई और ऊंचाई। आप इसे भी नोट कर लीजिए इन दोनों को। ठीक है, अब मैं उसे साफ कर देता हूँ, इसका कोई मतलब नहीं रहा, ये संरचना में बनवाया था हमने। ठीक है, नोट कीजिए, और सही करके साफ करके बना लेना, और अच्छा करके। अब हम यही बात यहाँ पे लिख रहे हैं, इन्हीं के नीचे जब ये डायग्राम बना लिया आपने, तो एक एक करके लिखेंगे। नंबर 1, बहुत एक एक 2 लाइनों की परिभाषा, बस, ज्यादा नहीं है। क्या कहा हमने, अपचाई ट्रांसफार्मर, क्या बोलते हैं इसे इंग्लिश में, स्टेप डाउन, इंग्लिश में भी याद रखना, ट्रांसफार्मर। तो समझ ही गए होंगे क्या करता है ये, जो मैंने कहा था, जो आपने आज तक जितने भी ट्रांसफार्मर देखे होंगे ज्यादातर, या तो आप वहीं गए हो, या मोबाइल वगैरह पे देख लिया हो, टीवी वगैरह में। ठीक है, कहा हम बिजली बन रही है, और बिजली से जो वोल्टेज आए हैं उसे बढ़ाने के लिए ऊंचाई की जरूरत पड़ रही है। अच्छा, ऊंचाई ऐसा होता है, नहीं तो आपने जितने भी देखे होंगे अपने गली के नुक्कड़ों पे, चौराहों पे, वो सब कौन से होते हैं, अपचाई। तो खुद सोचो क्या करते हैं, वो वोल्टेज को कम कर देते हैं। या मोबाइल के चार्जर में कहीं भी देखे होंगे, तो क्या कर रहे हैं, वोल्टेज को कम कर रहे हैं। स्टेबलाइजर में क्या हो गए हैं, अपचाई ट्रांसफार्मर। तो हम ये बात यहाँ लिख रहे हैं, वह ट्रांसफार्मर
जो प्रत्यावर्ती धारा के वोल्टेज को कम कर देता है। अपचाई ट्रांसफॉर्मर कहलाता है। बताओ बात समझ में आ गई? बस ये था। सेकंड क्या डालने जा रहा हूं? ऊंचाई ट्रांसफॉर्मर। ऊंचाई को कहते हैं इंग्लिश में स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। तो इसी का उल्टा करके लिख दो, वह ट्रांसफॉर्मर जो वोल्टेज को अधिक कर देता है। ऊंचाई ट्रांसफॉर्मर कहलाता है। और दोनों चित्र अभी हम बना चुके हैं, अलग अलग भी बना सकते हो। जैसे लिखा था यहाँ चित्र वो बना दो ऊंचाई का, ऊंचाई का है जैसे आए पेपर में जैसे लिखा हो ऐसे बना देना। बताइए आप, समझ में आ गया? नोट कीजिए इसे भी। इसके बाद आता है ट्रांसफार्मर में ऊर्जा की हानि। क्या हेडिंग है हमारा? ट्रांसफार्मर में ऊर्जा हानि। तो ये दो टाइप से होती है, वैसे दो तीन टाइप से होती है। नंबर एक आता है, नंबर आ जाता है थर्मिक, थर्मिक कहा जाता है ऐसा करके हानि। इसका ये रीजन है क्योंकि जो हमने तांबे के तार लिए थे दोनों कुंडलियों में, तो इसमें दोनों कुंडलियों में जो तांबे के तार लिए थे तो इनकी वजह से भी धारा मतलब शक्ति का लॉस होता है, P बराबर I²R, जिसकी वजह से क्या होती है? ऊर्जा की हानि होती है। बस यही बात हम यहां लिख देंगे। तो लिख रहा हूं, क्योंकि ट्रांसफॉर्मर में तांबे के तार का उपयोग किया जाता है, जिसमें I²R के रूप में ऊर्जा की हानि होती है। ऊर्जा की कह दो या शक्ति कह दो तो और अच्छा लगेगा, के रूप में शक्ति की हानि होती है। इससे बचने के लिए इसका उपयोग करते हैं हम मोटे तारों का उपयोग किया जाता है। बताओ बात समझ में आ गई? जो मोटे मोटे तार है, तुमने देखा होगा 11,000 वोल्टेज की लाइन जा रही है, तो वो मोटे मोटे तो तार होते हैं इतने इतने मोटे। तो उसका रीजन क्या है कि कम से कम शक्ति की क्या हो, लॉस कम से कम हो। तो वो ये रीजन होता है भाई। ठीक है, समझ में आ गई बात? नोट कीजिए आप इसे भी। दूसरा आता है इसी के नीचे, चलो मैं लिख देता हूं, है ना, एक साथ नोट कर लेना। फ्लक्स हानि, फ्लक्स लॉस। ये क्या होता है? जो कपलिंग होती है, कपलिंग मतलब एक दूसरे से बंधे हुए, ठीक है, तो वो भी सही करके नहीं बन पाते हैं। व्यवहारिक जितने भी ट्रांसफार्मर हैं, प्रैक्टिकली जो हम देखते हैं, जो मैं बता रहा था उसमें, ठीक है। तो प्रैक्टिकली इसे हिंदी में लिख सकते हो व्यवहारिक ऐसा करके, ठीक है। प्रैक्टिकली ट्रांसफॉर्मरों में कपलिंग
सही नहीं हो पाती है। कपलिंग का मतलब समझ गए? कपलिंग का मतलब क्या? एक दूसरे से बांधना। ये जो जैसे ट्रेनें होती है ना, एक ट्रेन का डिब्बा, दूसरा डिब्बा, तीसरा, तो किसके द्वारा ऐसे जोड़ा नहीं जाता है ऐसे करके, ठीक है, सब एक साथ चलते हैं तो उसे कपलिंग बोलते हैं। तो ऐसी ये जो दो कुंडलियां थी एक साथ बांधी गई थी तो ये सही नहीं हो पाती। प्रैक्टिकली ट्रांसफार्मर में कपलिंग सही नहीं हो पाती है, जिस कारण ऊर्जा का ह्रास होता है। ठीक है, दो इसके फिर भी ये लिखवा दिए हमने, क्योंकि कभी कभी अलग भी पूछ लेते हैं दोनों चीजें, तो आप इसे नोट कीजिएगा। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर भी पूरी तरह कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके एग्जाम्पल कराएंगे और उसके बाद हम इसके न्यूमेरिकल कराएंगे। तो अगर मेरा चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ प्लीज़ किस बात की देरी है, कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू।